जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। देखिए, वैसे तो आज के दिन आपकी उर्दू की क्लास होती थी, लेकिन किसी वजह से आज उर्दू की जगह आपकी हिस्ट्री की क्लास हो रही है। उर्दू की जो क्लास होगी आपकी वो वेडनेसडे यानी बुधवार को होगी। ठीक है, तो आज हम आपकी हिस्ट्री की क्लास ले रहे हैं। और जैसा कि आपको मालूम होगा, पिछली जो क्लास थी हमने उसमें शुरू किया था मिडिवल इंडिया, और मिडिवल इंडिया में हमने शुरू किया था दहली सल्तनत। वो कंप्लीट करना था, लेकिन उससे पहले चूंकि आपका जो टीएमए है, टीएमए की डेट आ चुकी है, 15 जुलाई तक आपको जमा करना है। तो हमने बेहतर समझा कि आज हम एक क्लास टीएमए की ले लेते हैं। इसमें आपको समझा दिया जाएगा कि किस तरह से आपको टीएमए तैयार करना है, किस तरह से टीएमए के जवाबात आपको लिखने हैं। तो आप जानते हैं टीएमए ट्यूटर मार्क असाइनमेंट जिसको हम बोलते हैं, ये जो होता है 20 नंबर का टोटल टीएमए होता है। इसमें 6 सवालात होते हैं और हर सवाल में 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। 2 ऑप्शन में से एक किसी ऑप्शन का जवाब आपको देना होता है। कुल मिलाकर 6 सवालों का जवाब आपको देना होता है। 20 नंबर के सवालात होते हैं और ये सवालात जब इनके आप अच्छी तरह से जवाब लिखेंगे, देख कर ही इनके जवाब लिखने होते हैं। तो ये एक तरह से आपके हाथ में होते हैं। आप जितनी अच्छी तरह से इनके जवाब देख कर लिखेंगे उतने अच्छे नंबर आपके आ जाते हैं, 17, 18, 19। ठीक है, चलिए। तो एक सहूलत और हुई है कि जो आपका टोटल सिलेबस है उसमें से जो टीएमए वाला सिलेबस है वो अलग कर दिया गया है और जो एग्जाम में आने वाला सिलेबस है वो अलग कर दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये टीएमए आपको मिल गया होगा सबको, ठीक है। इसका प्रिंट निकलवा लीजिए, अगर फोन में नहीं देख सकते प्रिंट निकलवा लीजिए, ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको बाजार जाना है, फाइल के पेज लाने हैं। ठीक है, स्टेशनरी की दुकान पर जाइए, फाइल के पेज लीजिए। किस तरह के पेज लेने हैं, फाइल के पेज आते हैं, उनमें एक साइड लाइंस होती हैं, दूसरी साइड वो प्लेन होते हैं, थोड़े मोटे कागज में होते हैं। ठीक है, फिर उन पर आपको क्या करना है, ये जो सवालात हैं इनके जवाबात आपको लिखने हैं उन फाइल के पेज पर। ठीक है, इस तरह से जवाबात लिख लेंगे और वो जवाबात आपको सबमिट कर देना है अपने कोऑर्डिनेटर के पास 15 जुलाई से पहले। ठीक है, तो चलिए ये पता चल गया किस तरह से करना है। अब जवाबात देख लेते हैं। ये देखिए, टोटल नंबर 20 नंबर का एक ट्यूटर मार्क असाइनमेंट होता है। हाँ, ये बात और है 12th में कि आपको जगह 10th में क्या था, जो टीएमए है और जो मेन एग्जाम है दोनों के नंबर मिलाकर आप पास हो जाया करते थे। लेकिन 12th में क्या है, यहाँ आपको टीएमए में अलग पास होना है और जो मेन एग्जाम है आपका पब्लिक एग्जाम, उसमें अलग से पास होना है। ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान रखिए कि कभी ये सोचे कि टीएमए के नंबर मेन एग्जाम में मिलाकर हम पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा 12th में। नोट पढ़ लेते हैं, सभी सवाल जरूरी हैं और एक सवाल का नंबर उसके सामने दिया गया है। जवाबी शीट के पहले सफ़े पर ऊपर की तरफ अपना नाम, इंदराज नंबर, एआई, मरकज़ मुताला का नाम और मजमून वाज़ेह अल्फाज में लिखना है। यहाँ आपको हिदायत दी गई हैं कि आपको पहला सफ़ा में क्या क्या चीज़ें कम से कम लिखनी है। ये चीज़ें ज़रूर होंगी आपके पहले सफ़े में, आपका नाम, और ये चीज़ें इंग्लिश में होंगी। ठीक है, आपका एनरोलमेंट नंबर, आप बोलेंगे एनरोलमेंट नंबर क्या होता है। आपको एक आई कार्ड मिला होगा एनआईओएस की तरफ से, आपके कोऑर्डिनेटर आपको भेजेंगे, उसमें ऊपर ही लिखा होता है एनरोलमेंट नंबर। ठीक है, वो आपको लिखना है। इसके बाद एआई, ये क्या होता है, ये भी आपके आई कार्ड में जहां से आपका एडमिशन हुआ है स्टडी सेंटर, उसका नाम होता है, आई कार्ड में आपके लिखा हुआ होगा, वो आप लिखेंगे, और मजमून का नाम। ठीक है, चलिए पहला सवाल देख लेते हैं। यहां मैं आपको दोनों ऑप्शन बता दूंगा, जवाब इनके कहाँ मिलेंगे, लेकिन आपको दोनों ऑप्शन में करना एक ही है। ठीक है, जो आपको आसान लगे, सही लगे, अच्छे समझ में आए वो आप लिख सकते हैं। तो चलिए पहले सवाल में क्या दिया हुआ है, किसी एक सवाल का, दर्ज झेल में से किसी एक सवाल का, इन दोनों में से किसी एक का जवाब आपको लिखना है। कितने अल्फाज में लिखना है, 40 से 60 अल्फाज में। ये एक लिमिट दे दी है, इतने अल्फाज में आपको इसका जवाब लिखना है। ये सवाल है आपका 2 नंबर का। ठीक है, क्या है सवाल, ए पार्ट क्या है इसका, नौश्ता को तारीख के एतबार से समझने की हदूद बताइए। तारीख की तामीर के लिए एक शहादत के तौर पर कुंदा इमारतों के हदूद का जिक्र कीजिए। देखिए पहले यहाँ हम ये चीज़ जो सवाल है ये इंग्लिश में भी देख लेते हैं। आप जो टीएमए आपको भेजा गया है इसमें उर्दू में थोड़ी आपको दिक्कत हो सकती है, थोड़ी मिस्टेक है उर्दू वाले पार्ट में, तो हम इसका डाउनलोड करते हैं इंग्लिश वाला वर्जन, उसमें भी सवाल हम देखेंगे। ठीक है, तो टीएमए डाउनलोड करने के लिए इंग्लिश का मैं एनआईएस की वेबसाइट पर चला जाता हूं और यहां से मैं सबसे नीचे आते हैं, यहां पर आपको लिंक मिलेगा ट्यूटर मार्क असाइनमेंट टीएमए, और ये आपका सेकेंडरी क्लास के लिए है। थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ मिलेगा सीनियर सेकेंडरी असाइनमेंट्स,
और इसमें आपको ले लेना है हिस्ट्री 315, ये डाउनलोड हो जाएगा। ये हिंदी और इंग्लिश वर्जन इसका आ चुका है। इसमें भी हम सवाल देखते चलेंगे हाथों हाथ ताकि हमें समझने में आसानी हो। ठीक है, तो ये है सवाल पहला, मेंशन द लिमिटेशन ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज एन एविडेंस फॉर कंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री। क्या पूछा गया है, इतिहास निर्माण के साक्ष्य के रूप में अभिलेखों की सीमाओं का उल्लेख कीजिए। तो ये नोट्स का वर्ड आया है, ये आपकी किताब में दिया गया कुतुब के नाम से। इंस्क्रिप्शंस इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंस्क्रिप्शंस। क्या पूछा गया है कि इंस्क्रिप्शंस जो हैं इनके जरिए तारीख को समझने के एतबार से इनकी हुदूद होती हैं, इनकी हुदूद हमें बतानी है। ठीक है, इंस्क्रिप्शन जानते हैं आप लोग, ये आपको लेसन नंबर 1 में ही इसका जवाब मिलेगा। मैंने लेसन 1 में जो सोर्सेज पढ़ाए थे उसमें पढ़ाया था आपको कि इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, तारीख को जानने के जराए। इंस्क्रिप्शंस जो पत्थर पर खुदाई करके जो चीजें लिखी जाती हैं उनको इंस्क्रिप्शंस बोला जाता है। पहले जमाने में जब कागज पर नहीं लिखा जाता था तो चीजें पत्थर पर, पिलर पर, दीवारों पर, इन चीजों पर लिखी जाती ही थी। ठीक है, तो अब हम खुदाई करते हैं तो हमें ऐसे पत्थर मिलते हैं जिन पर कुछ चीजें लिखी होती हैं, उनको ही बोला जाता है उर्दू में नोश्ता कुतुब, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं इंस्क्रिप्शंस। तो वही चीज पूछी गई है कि इंस्क्रिप्शन के जरिए तारीख को जानने के कुछ लिमिट्स होती हैं, वो लिमिट्स बताइए क्या होती हैं। तो इसका जवाब देखने के लिए हम चलेंगे, आपकी किताब है, किताब में लेसन नंबर 1 है और सफा नंबर आपका होगा 6। ये है आपका लेसन नंबर 1। ठीक है, और यहां आपको तारीख के जराए में मिल जाती है कि हेडिंग कुतुबात की, यही है वो इंस्क्रिप्शन जिनको वहां बोला गया है आपकी टीएमए में नोश्ता। इसका मतलब भी ये होता है। ठीक है, तो यहां उसके बारे में ये आप पढ़ लेंगे एक बार, लिखना कहां से है वो मैं आपको बता देता हूं। एक बार आप इसे पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा होती क्या है चीजें। ये जो चीजें पत्थर पर उभरी हुई जो होती हैं, या फिर जो हथौड़ी से और उससे नुकीली चीजों से पत्थर पर उभार कर जो चीजें लिखी जाती हैं उनको बोला जाता है इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, यहां देखिए हुदूद पूछी गई है, एक तरह से कमी पूछी गई है नोश्ता की। यहां से आप ये लिख सकते हैं, कुतुबाती शहादत की कुछ कमियां हैं। मिसाल के तौर पर कभी कभी अल्फाज काफी गैर वाज़ेह कुंदा होते हैं और इस तरह लिखावट मुबहम हो जाती है। मजीद कुतबा खस्ता हो सकते हैं या अल्फाज मध्यम हो सकते हैं। इसके अलावा कुतबात में इस्तेमाल किए गए अल्फाज के बिल्कुल दुरुस्त माने के बारे में हमेशा यकीनी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। इनमें से बाज मखसूस जगह या वक्त के लिए मुतय्यन हो सकते हैं। ये आप आंसर लिख सकते हैं या फिर अपनी जबान में भी इस चीज को लिख सकते हैं। तो ये आंसर हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, लेसन नंबर 1 पेज नंबर 6 पर आपको इसका जवाब मिल जाएगा ये। ठीक है, इतना काफी है, 40 से 60 अल्फाज हो जाएंगे ये आराम से। ठीक है, इतना आप लिख सकते हैं, 2-4 लाइन है ये, आराम से 40 से 60 अल्फाज ये आपके बनेंगे। ठीक है, समझ आ गया इतना, कोई परेशानी? ठीक है, अब चलते हैं हम दूसरे सवाल पर, इसी का बी पार्ट। सिक्के माशाती तारीख के बारे में मुफीद मालूमात फराहम करते हैं, इस बयान का तज्जिया कीजिए। सिक्के, ये भी इसी लेसन से है, लेसन नंबर 1 से ही है, ये भी उसी में आता है। तारीख को जानने के जराए जो थे उसमें एक हमारे पास नोश्ता था, दूसरे थे सिक्के। सिक्के के जरिए भी हम तारीख की मालूमात हासिल करते हैं। तो ये बोल रहे हैं माशाती तारीख के बारे में मुफीद मालूमात फराहम करते हैं, इस बयान का तज्जिया कीजिए। तो इसके लिए भी आपको चलना होगा लेसन नंबर 1 में ही, और इसी से आगे आ जाते हैं जहां हमने ए पार्ट का आंसर देखा था, उसी से आगे है पॉइंट, आपका टॉपिक है सिक्के। ठीक है, इसमें भी सबसे लास्ट वाला पैरा देखिए, ये रहा। सिक्के माशी तारीख के बारे में मुफीद मालूमात फराहम करते हैं, इसी बयान का तो तज्जिया करना था, वही चीज आगे एक्सप्लेन की गई है। क्योंकि उन्हें मुबादले के वसीले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। कुछ सिक्के हुक्मरानों की इजाजत से ताजिरों और दस्तकारों के पेशा वराना अंजुमनों या एसोसिएशन
के जरिए जारी किए जाते थे। इससे दस्तकारी और कॉमर्स के बाअसर होने का पता चलता है। सिक्कों में राजाओं देवताओं की भी तस्वीरें हुआ करती थी और ये मजहबी अलामतों पर मुश्तमिल हुआ करते थे जिनसे उनके दौर के फनूर। यहां तक भी आप लिख सकते हैं, इतना काफी है। 40 से 60 अल्फाज में आपको इसका जवाब लिखना है, यह आप लिख सकते हैं। तो ये जवाब हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। ये आपको मिलता है लेसन 1 के अंदर सफा नंबर 7 पर। ठीक है, पहला सवाल हो चुका है क्लियर, दोनों पार्ट हो गए हमारे। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। इसमें से भी एक करना है, ए और बी में से, वही 40 से 60 अल्फाज में 2 नंबर का इसका ये सवाल है। क्या है सवाल? अशोक एक हमगीर मजहब की वकालत करते थे, इस बयान का तज्जिया कीजिए या जायजा लीजिए। अशोक कौन थे? एक राजा थे, गुप्त दौर के राजा थे, इसके बारे में हमने पढ़ा था। अब ये बोल रहे हैं कि हमगीर मजहब मतलब एक यूनिवर्सल रिलीजन, इसको हम देखते हैं इंग्लिश में सेकंड का ए पार्ट। अशोका एडवोकेट अ यूनिवर्सल रिलीजन, एग्जामिन द स्टेटमेंट। अशोक किस मजहब के मानने वाले थे? जी, वैसे तो बुद्ध मजहब के मानने वाले थे, लेकिन वो किसी भी मजहब की मुखालफत नहीं करते थे अशोक। इसके लिए आप चलेंगे, कौन सा लेसन दिया हुआ है? लेसन नहीं दिया है, तो चलिए आप चलेंगे लेसन नंबर 5 के अंदर। लेसन नंबर 5 पेज नंबर 102 निकाल लीजिए आप। लेसन नंबर 5 पेज नंबर 102 पर दिया हुआ है अशोक और उसका धम्म। इस पैरे को पूरा एक बार पढ़ेंगे पहले आप, ठीक है? इसमें क्या क्या चीज आपको मालूम होंगी, ये देखिए। अशोक जो है उसके धम्म की पॉलिसी के लिए की जाती है सरगर्मी। कुछ दानिश्वरों के मुताबिक अशोक बौद्ध मजहब का पैरोकार था। कुछ लोग मानते हैं कि बौद्ध मजहब के पैरोकार था अशोक, लेकिन उसने अपनी रियाया से क्या अपील की कि दुनिया के तमाम मजाहिब के लिए मुश्तरक है और जिनकी पाबंदी अपनी रियाया से अपील की थी। यानी सिर्फ उन्होंने ये नहीं कहा अपनी रियाया से कि आपको सिर्फ बौद्ध मजहब ही मानना है, बल्कि सभी मजाहिब की रेस्पेक्ट करने के लिए उन्होंने बोला। ठीक है, इसका कोई एग्जैक्ट आपको पैरा नहीं लिखना है, पहले इसको पढ़ना है, फिर उसका जवाब आपको अपने अल्फाजों में लिखना है। ठीक है, अगर और अच्छी तरीके से आप इसका जवाब लिखना चाहें तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं 2A। ये है छोटा सा जवाब, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा है यहां पर। अशोक ने बुद्ध मत इख्तियार करने के बाद एक आलमगीर मजहब की हिमायत की जो अखलाकी उसूलों जैसे आदम तशद्दुद, हमदर्दी और बर्दाश्त पर मुबनी था। उसके फरामीन अखलाकी ज़िंदगी और तमाम मज़ाहिब के एहतराम पर जोर देते हैं, जिसका मकसद एक हम आहंग माशरे की तश्कील था। अशोका ने किसी एक मजहब को कायम नहीं किया, बल्कि मुख्तलिफ कम्यूनिटियों को मुश्तरका अखलाकी इक़दार के तहत मुत्तहद करने की कोशिश की। ठीक है, इस तरीके से जवाब लिख सकते हैं आप। उसी पैरा से ये जवाब मिलेगा आपको पेज नंबर 102 पर। चलिए अब चलते हैं और सेकंड का बी पार्ट। क्या है? तीसरी दुनिया में किसानों की हजारों की तादाद में होने वाली खुदकुशियों की वजूहात पर रोशनी डालिए। क्या पूछा गया है? किसानों की खुदकुशियों की वजूहात। तो ये इसका जवाब तो आप अपने तौर पर भी लिख सकते हैं। भाई किसान खुदकुशी क्यों करते हैं, इसकी वजूहात आप लिख सकते हैं। सूखा आ गया, सरकारी कर्ज हो गया, फसल बर्बाद हो गई, गरीबी, ठीक है, इन सब की, या फिर लगान वसूली ज्यादा, ये वजूहात आप आसानी से गिना सकते हैं 40 से 60 अल्फाज में। लेकिन फिर भी यहां एक चीज और दी गई, तीसरी दुनिया। ये क्या है? ये वर्ड क्या है? तीसरी दुनिया। दुनिया तो एक ही है। चलिए इसको समझने के लिए हम चलते हैं सबसे पहले आपका पेज नंबर 199 लेसन नंबर 27, ये आपको मिलेगा जो आपकी दूसरी बुक है, सेकंड बुक। ये आपकी सेकंड और थर्ड बुक इस तरह से कंबाइंड होगी, सेकंड और थर्ड एक साथ हैं इसमें। यहां आपको जाना होगा, लेसन नंबर 27 लिखा हुआ भी है आपके पास। तो चलिए सेकंड बुक में चलते हैं हम।
लेसन नंबर 27 और पेज नंबर 214। समाजी बदलाव। ये देखिए, ये टॉपिक है जदीद तबकाती समाज, लेसन नंबर 27 में। इसमें हम नीचे आएंगे तो हमें एक पैरा मिलता है, जो हमारा सवाल था कि तीसरी दुनिया में किसानों की खुदकुशी की वजूहात पर रोशनी डालिए। ये देखिए, तीसरी दुनिया और खास तौर पर एशिया और अफ्रीका में, देखिए तीसरी दुनिया किसको कहा गया है। चलिए पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ तीसरी दुनिया कौन थी। ये बात है जो आज़ादी के बाद 1945 के बाद एक कोल्ड वार शुरू हुआ था दुनिया की दो सुपर पावर के बीच में। एक साइड था यूएसए और उसके साथ ही यूएसए और यूरोप, और दूसरी तरफ था रशिया। ठीक है, जो आज का रशिया है वो नहीं, बल्कि भी उस टाइम ये भी एक यूनाइटेड रूस हुआ करता था। जो सेंट्रल एशिया के देश हैं तकरीबन 13-14 देश, वो रशिया के अंदर हुआ करते थे। तो इन दोनों के बीच में उस वक्त में कोल्ड वार चल रहा था। ठीक है, तो पहली दुनिया कहा गया, जो यूएसए और उसके साथी थे उनको पहली दुनिया कहा गया, और दूसरी तरफ जो यूएसएसआर यानी रूस और उसके जो साथी थे उनको दूसरी दुनिया कहा गया था। फिर कुछ मुल्क ऐसे भी थे जो ना तो अमेरिका की साइड लेते थे और ना ही रूस की साइड लेते थे। तो ऐसे मुल्कों को जो किसी भी साइड नहीं थे और डेवलपिंग कंट्रीज थे, काफी गरीब देश थे, उनको कहा गया उस वक्त में तीसरी दुनिया। ठीक है, ये अगर आपको समझना हो तो आप आ सकते हैं पेज नंबर 199 पर। पेज नंबर 199। ये देखिए, बात कब के, ये आज़ादी या खात्मा नौआबादियत के बाद, मतलब 1947 के बाद। ठीक है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, उसके बाद नौआबादियत के अमल का बड़ा ताल्लुक सर्द जंग की सियासत से भी था। सर्द जंग मतलब कोल्ड वार। सर्द जंग से मतलब 1945 के बाद दो सुपर पावर ब्लॉकों के दरमियान दुश्मनी से था। एक तरह से अंदर ही अंदर उन दो सुपर पावर की दुश्मनी चल रही थी। एक सुपर पावर था अमेरिका, दूसरा था रशिया। पहली दुनिया रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ज़ेर क़ियादत में था, और वो सरमायादाराना जमहूरियत के हामी थे। वो क्या बोलते थे कि हर जगह सरमायादाराना जमहूरियत यानी कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी होनी चाहिए, जैसे इस वक्त अमेरिका में है। जबकि दूसरी दुनिया कौन था, इसके निज़ाम का नुमाइंदा कौन कर रहा था, सोवियत यूनियन यानी रूस, और दीगर उभरती हुई रियासतें जैसे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। रूस चाइना ये एक साइड थे, दूसरी तरफ अमेरिका यूरोप। ठीक है, दो दुनिया होंगी। तीसरी दुनिया जो यहाँ बोला गया है, तीसरी दुनिया की नई आजाद शुदा रियासतों ने किसी एक सुपर पावर के साथ इत्तेहाद करके मुनफते भी हासिल की। जो उसी वक्त मुल्क नए नए आजाद हुए थे और डेवलपिंग कंट्रीज थे, गरीब थे उन दोनों सुपर पावर के मुकाबले में, तो उनको कहा गया है तीसरी दुनिया। अब इसी तीसरी दुनिया में जो किसानों की खुदकुशी हो रही थी, उनकी वजूहात हमसे पूछी गई हैं, जो हम लिखने वाले हैं पेज नंबर 214 से। ठीक है, तीसरी दुनिया आप समझ गए हैं। अब जो तीसरी दुनिया में जो किसान थे वो खुदकुशी क्यों कर रहे थे, उसकी वजूहात आप लिख दीजिए। ओके, एशिया और अफ्रीका में हुकूमतों ने किसानों को जो मुराद दी, उसके नतीजे में बहरान पैदा हुए और इन इलाकों में किसानों के लिए एक बहुत बेचारगी की हालत पैदा हो गई। बेज़मीनी में इजाफा हो रहा है और कारपोरेट ज़राअत के बड़े बड़े खेतों में बरामदाती फसलें उगाई जाने लगी। मगरिब के तरक्की याफ्ता सरमायादार मुल्कों की तरफ से बरामदाती फसलों की मांग से ग़िज़ाई फसलों की पैदावार में कमी आ गई, और उसका लाजमी नतीजा यह निकला कि किसानों की अक्सरियत को ग़िज़ा की किल्लत का सामना करना पड़ा।
सूरत हाल ये पैदा हो गई कि हजारों किसानों ने खुदकुशी कर ली। यहां तक आप लिख सकते हैं आसानी से। रीजन समझ में आया? तीसरी दुनिया के किसान खुदकुशी क्यों करने लगे? क्योंकि उस वक्त में जो ग़िज़ाई फसलें हैं, मतलब ऐसी फसलें जो हमें ग़िज़ा देती हैं, खाने पीने वाली फसलें, उनको ना उगवाकर जो एक्सपोर्ट करते थे यूएसए या फिर रशिया जैसी कंट्रीज जो चीजें मंगाती थी, वो कैसी फसलें मंगाती थी? बरामदगी फसलें, ऐसी फसलें जिनको एक्सपोर्ट किया जा सके। जैसे हिंदुस्तान में ही नील की खेती अंग्रेज करवाया करते थे, ठीक है, नील और कपास, ताकि ज्यादा से ज्यादा कपड़ा बनाया जा सके, मुनाफा कमाया जा सके। तो इससे क्या हुआ, जब ग़िज़ाई फसलें कम होने लगी तो क्या हुआ, ग़िज़ा की किल्लत होने लगी, उसी से फिर वहां भूखमरी पैदा हो गई और हजारों किसानों ने खुदकुशी कर ली। ठीक है, रीजन समझ चुके हैं, आगे चलें सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3, फर्स्ट पार्ट, कश्मीर के सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन की पॉलिसियों को समझाइए। सबक नंबर 11, यह भी आपको 40 से 60 अल्फाज में लिखना है। कश्मीर के सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन। चलिए चलते हैं सबक नंबर 11 की तरफ। पेज नंबर 251, 251। ये देखिए, ये पूरा ज़ैनुल आबिदीन के बारे में यहीं से शुरू हो जाता है, पेज नंबर 251, और लेसन नंबर 11 में आपको देखने को मिलेगा। लेसन नंबर 11 क्या नाम था इसका? जी, लेसन नंबर 11, 12वीं सदी से 18वीं सदी तक हिंदुस्तान में इलाकाई रियासतों का ज़ुहूर। पढ़ा नहीं है लेकिन ये आपके टीएमए में है तो आपको ये करना होगा। इनकी पॉलिसियों के बारे में पूछा है, पहले सवाल भी समझा करें आप। पूछा क्या है, जो कश्मीर के सुल्तान थे ज़ैनुल आबिदीन, इनकी पॉलिसीज क्या थी उसके बारे में पूछा है। तो ये पूरा 2-3 पैरे दिए गए हैं इन्हीं के बारे में। लिखना क्या क्या है, एक लाइन ये लिख लीजिए, कश्मीर का एक अजीम हुक्मरान ज़ैनुल आबिदीन 1420 से 1470 था, वो एक रोशन ख्याल हुक्मरान था। एक लाइन लिख दी आंसर। आगे उन्होंने बताया हिंदुओं को वापस बुलाया जो सिकंदर शाह के रियासत छोड़ चुके थे। ये लाइन भी लिख सकते हैं, ये भी एक पॉलिसी उनकी मानी जाएगी। उन्होंने हिंदुओं को वापस बुलाया कश्मीर में, ठीक है। उसने जजिया ख़त्म कर दिया और गौकशी को ममनू करार दिया और हिंदुओं को रियासत के अहम ओहदों पर तैनात किया। 3 लाइन हो चुकी हैं। इसके बाद नीचे आ जाइए, बांध और नहरें तामीर करके सुल्तान कश्मीर के जरिए तरक्की में मुआविन रहा। ज़राई रिकॉर्ड रखे गए, कहत साली और कुदरती आफात के ज़माने में कर्ज़ों और अनाजों को और चारों के तौर पर किसानों को राहत पहुँचाई जाती थी। सुल्तान ने करेंसी में भी इस्लाहात की। उसने बाजार कंट्रोल और अशिया की मुकर्ररा कीमतों की शुरुआत की। ताजिरों और कारोबारियों से भी कहा गया कि वह मुकर्ररा कीमतों पर अशिया फरोख्त करें। सुल्तान ने रियासत में कमियाब अशिया की दरामद पर भी रियायत दी। नमक की किल्लत को दूर करने के लिए उसने लद्दाख से नमक दरामद किया और हर मुमकिन तरीके से ताजिरों की मदद की। काफ़ी है, इतना काफ़ी ज़्यादा हो गया, इसको आप शॉर्ट कर सकते हैं। और 2 लाइन ऊपर से और ये वाला पैरा, इनमें क्या बातें कही गई हैं, वही जो चीज़ पूछा गया हमसे। कश्मीर के सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन की पॉलिसीज़, क्या क्या पॉलिसी थी, किस तरह से उन्होंने काम किया, वो चीज़ें हम इन दोनों में समझा चुके हैं। तो ये था आपका सवाल नंबर 3A। ये आपको मिलता है लेसन नंबर 11 के अंदर, सफ़ा नंबर 251 पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 3B, महलवारी और रैयतदारी निज़ाम, दारी नहीं है वारी है, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी निज़ाम के बीच का फ़र्क वाज़ेह कीजिए। सबक नंबर 17 आपने पढ़ी, आपको अभी आपने ये चीज़ें पढ़ी तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। कुछ मालूम है ये दोनों वर्ड जो आए हैं, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी, क्या चीज़ है ये? मदारिस दिखाइएगा और कौन से हैं?
एक मिनट, इनका कैमरा ऑन करवाइए, नीचे मदरसा है इधर। जी, ये जो दो टर्म आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी, ये एक निज़ाम हुआ करता था किसानों से, जो किसान हैं, जो खेती करते हैं, जो ज़मींदार हैं, उनसे लगान या टैक्स वसूल करने का दो निज़ाम है ये। ठीक है, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी क्या है? ये एक निज़ाम है टैक्स वसूल करने का। किसके दौर में था? अंग्रेजों के दौर में था, जब ये अंग्रेजों ने ही बनाए थे दोनों निज़ाम के, किसानों से किस तरह से टैक्स वसूल किया जाए। तो इन दोनों निज़ामों में हमसे फ़र्क पूछा है कि क्या फ़र्क है दोनों में। तो इसके लिए आप चलेंगे लेसन नंबर 17 में, जो आपकी दूसरी किताब है उसमें है लेसन नंबर 17, पेज नंबर 24। जी, सबक नंबर 17 में आप आ जाइए, पेज नंबर 24 पर। ठीक है, यहां से देखिए, यहां से पढ़ना शुरू कीजिए। पहले आप इसे पढ़ेंगे, समझेंगे, तब इसके बारे में लिखेंगे आप, तब दोनों जो निज़ाम है उनमें फ़र्क वाज़ेह करेंगे। यहां से पढ़ेंगे, महसूल की फराहमी से बिचौलियों को ख़त्म करने के लिए 1792 में अलेक्जेंडर रेडर ने मद्रास प्रेसिडेंसी के लिए रैयतवाड़ी सिस्टम शुरू किया। रैयतवाड़ी सिस्टम शुरू किया गया। कहां शुरू किया गया? मद्रास में। ठीक है, किसके जरिए? अलेक्जेंडर रीड के जरिए। ठीक है, ताकि रियासत को जमीन से आमदनी का ज्यादा बड़ा हिस्सा हासिल हो। बाद में ये सिस्टम बंबई में भी आ गया। देखिए, इस सिस्टम में होता क्या, असल ये है, इस सिस्टम की जगह आप लिख देंगे रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयतवाड़ी सिस्टम के तहत शुरू में महसूल हर गांव से अलग अलग वसूल किया जाता था, लेकिन बाद में हर मज़ारे या रैयत पर महसूल की शरह इनफरादी तौर पर मुकर्रर की गई। इस तरह जमींदारों के बजाय किसान मालिक करार पाए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। रैयतवाड़ी में क्या होता था, इसमें जो महसूल की शरह है वो इनफरादी तौर पर मुकर्रर की गई, हर एक किसान से अलग अलग, डायरेक्ट जमींदार से नहीं, जमींदार को छोड़कर डायरेक्ट किसान से यह महसूल की गई, टैक्स वसूल किया गया। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ, किसान मालिक बन गए। भाई जो टैक्स दे रहा है, जो उगा रहा है, वही मालिक है। किसान मेहनत कर रहा है खेत में, वो फसल उगा रहा है, माल उसका आया, वो टैक्स डायरेक्ट देगा, वो जमींदार को नहीं देगा। पहले क्या होता था, वो जमींदार को देते थे, जमींदार अंग्रेजों को देते थे। अब वो अंग्रेज क्या है, अंग्रेज अफसर डायरेक्ट किसान से लेगा। ये सिस्टम किसके अंदर था? रैयतवाड़ी सिस्टम के अंदर। ठीक है, अगरचे सिस्टम से रियासत का महसूल बढ़ गया, लेकिन महसूल की रकम का तायुन सही नहीं था और किसानों पर टैक्सों का बोझ बहुत ज्यादा हो गया था। साहिब जमीन बिचौलियों की तादाद भी बढ़ गई। ठीक है, यहां तक टोटल आया आपका रैयतवाड़ी सिस्टम के बारे में। क्या था इसमें? डायरेक्ट किसान से, किसान पर टैक्स लगाया गया, किसान से डायरेक्ट टैक्स लिया गया रैयतवाड़ी सिस्टम के अंदर। लेकिन 1822 के बाद शुमाल और शुमाल मगरिबी हिंदुस्तान में, देखिए ये भी सिस्टम, ये भी डिफरेंस आप बता सकते हैं। रैयतवाड़ी सिस्टम कहाँ लागू किया गया? मद्रास और बॉम्बे में। और महलवाड़ी सिस्टम कहाँ लागू किया गया? शुमाल और शुमाल मगरिबी हिंदुस्तान में। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, रैयतवाड़ी में डायरेक्ट किसान से टैक्स लिया गया, जबकि महलवाड़ी में किसान से नहीं, बल्कि गांव वालों या कई गांवों को मिलाकर, ठीक है, एक इकाई बना दी गई जिनको महाल कहा गया। इसीलिए इसका नाम क्या है? महलवाड़ी बंदोबस्त। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, कर दो बंद। इसमें डायरेक्ट किसान से नहीं, बल्कि एक गांव या कई गांवों को मिलाकर एक इकाई बना दी गई जिसको महाल कहा गया, उनसे टैक्स वसूल किया गया। ठीक है, तो यहां
किसान डायरेक्ट मालिक हुआ करता था और इसमें किसान डायरेक्ट मालिक नहीं है, इसमें डायरेक्ट किसान से वसूली की जाती थी। यहाँ गांव या गांवों के एक मजमूए से जिसका नाम महाल था उससे वसूली की जाती थी। ये मद्रास में था और ये शुमाल हिंदुस्तान में। ये दोनों सिस्टम में फर्क हो गया, रैयत वाली सिस्टम और महाल वाली सिस्टम। ठीक है, आसानी से फर्क लिख देंगे दोनों में। चलिए, आसान अंदाज में अगर आपको चाहिए तो मैंने आपको सैंपल के तौर पर तैयार किया है, ये आप देख सकते हैं। और महालवाड़ी और रजतवाड़ी ये रहा। महालवाड़ी निज़ाम, इस निज़ाम में आमतौर पर गांवों या गांवों के जमा एक साथ कई गांवों को एक साथ मिलाकर, जिनको क्या कहा गया, महल, से रेवेन्यू जमा किया जाता है। रेवेन्यू मतलब वही टैक्स। गांव की आवाम या जमींदारों को बरतानवी हुकूमत के साथ मुश्तरका जिम्मेदारी थी कि वे रेवेन्यू अदा करें। गांव के लोग और जमींदार एक साथ, ये था महलवाड़ी में। रैयतवाड़ी में इसके बरक्स, रैयतदारी निज़ाम में रैयत यानी काश्तकार से सीधे रेवेन्यू जमा किया था। यहां काश्तकार या किसान सीधे टैक्स जमा कर रहा है। हर काश्तकार को अपनी काश्ती जमीन का वाहिद मालिक समझा जाता था और वो हुकूमत के रेवेन्यू मुतय्यन करता था। ठीक है, तो इस तरह से आप दोनों सिस्टम में यहां फर्क बताएंगे। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ए पार्ट। कुरून वस्ता में महसूल की वसूली के दौरान जमींदार बिचौलियों के किरदार का जायजा लीजिए। ये आप कर सकते हैं, इसका जवाब आपको मिलने वाला है। जवाब एग्जैक्टली तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आप जवाब लिख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ए, आप जाइए लेसन नंबर 13, बुक 1 में आपको ये मिलेगा। ठीक है, पेज नंबर 297, लेसन नंबर 13। लेसन का नाम है मईशत। आप आइए पेज नंबर 297 में। ठीक है, पूछा क्या गया है, सवाल याद है आपको? चलिए सवाल दोबारा पढ़ते हैं। कुरून वस्ता में यानी मिडिवल पीरियड की बात कर रहे हैं, महसूल की वसूल यानी जो टैक्स वसूल करते थे। अभी जो रैयतवाड़ी और जो महलवाड़ी सिस्टम पड़ा वो था अंग्रेजों के टाइम का महसूल का जो निज़ाम था। लेकिन अब पूछ रहे हैं कुरून वस्ता, जो मुगलिया दौर और दिल्ली सल्तनत का दौर था, उसमें टैक्स किस तरह से वसूला जाता था और उस दौरान जमींदार और बिचौलियों का क्या किरदार था, इसके बारे में हमें बताना है। तो चलिए पेज नंबर 297 पर आप आ जाइए। यहां देखिए, जमीनी महसूल मालगुजारी से रियासत को काफ़ी आमदनी हासिल होती थी। ठीक है, इसलिए रियासत अपने महासिल की ज़्यादा से ज़्यादा वसूली के लिए ज़ेर काश्त इलाके की तोसी के लिए हमेशा कोशिश करती थी। रियासत की सभी कोशिशें, ठीक है इसे छोड़ दीजिए, यहाँ से आइए। मुग़ल मालगुजारी इंतज़ामिया की तंजीम परगना सतह पर की गई थी। परगना, जो उस वक्त में परगना आप आज समझ लीजिए जैसे ज़िला होता है, अब भी ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। आप जब तहसील में जाएंगे या खतौनी निकलवाएंगे ज़मीन की तो उसमें लिखा जाता है परगना। ये वर्ड कहाँ से आया है? ये जो दिल्ली सल्तनत और मुगलों का निज़ाम था वहीं से ये वर्ड आया है। तो इनकी जो मालगुजारी इंतज़ाम था वो परगना लेवल पर था। अमीन सर्वे करने वाली पार्टी का सरबराह हुआ करता था। ठीक है, अब ये सब कौन है जो बीच में आएंगे? ये सब बिचौलिया ही तो हैं जो इस निज़ाम में काम कर रहे हैं। अमीन आ गया, जबकि आमिल, ये सब ओहदेदार हैं। अमीन, आमिल। आमिल कौन था? मालगुजारी की वसूलियाती का जिम्मेदार था। ये सब कौन है? बिचौलिए ही हैं, उन्हीं का तज्जिया हमें करना है। ठीक है, अमीन की मदद के लिए कानून गो हुआ करता था। एक और आदमी आ गया, कानून गो। ये आज भी ये ओहदा होता है, जो सभी मुहासिल रिकॉर्डों के बारे में मालूमात रखता था। पूरा रिकॉर्ड कानून गो के पास मिलेगा आपको। मालगुजारी की वसूली में आमिल के काम में चौधरी मुआवनत करता था। अब ये किस लेवल पर आ गया? चौधरी। जो ये भी उस टाइम पे होता था, जो गांव के जो सरपंच होते थे वो चौधरी का चुनाव करते थे। ठीक है, देही सतह पर पटवारियों के जरिए रिकॉर्ड रखे जाते थे और
मुकद्दम या गांव के मुखिया के जरिए वसूलियाबी की जाती थी। ठीक है, पौदवार या खजांची और कारकुन या क्लर्क जैसे दीगर ओहदेदार थे। रिकॉर्डों को फारसी और इलाकाई दोनों जबानों में रखा जाता था। ये आसानी से बहुत उम्दा जवाब आपका हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4A का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4A आपका लेसन नंबर कौन सा था? ये 13, पेज नंबर 297 पर ये वाला पैराग्राफ आपको मिल जाता है। आगे बढ़े, टाइम हमारे पास कम ही है तो हमें एक दो सवाल मैं आपको इंडिकेट कर देता हूं, आप लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4B, अमीर और गरीब के बीच का फर्क आज भी घट या बढ़ रहा है? अपने दोस्तों और घर वालों से बात करके इस पर एक नोट लिखिए। ये आपको खुद करना है, या तो ये कर लीजिए, ये नहीं कर रहे हैं तो बी पार्ट में पहले आपको अपने दोस्त और घर वालों से बात कीजिए कि भाई अमीर और गरीब में फर्क घट रहा है या बढ़ रहा है, फिर उसके बाद आप उस तज्जिए पर एक नोट लिखेंगे। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 5, यहां वर्ड लिमिट बढ़ जाती है आपकी, इसमें भी 100 से 150 में भी, और क्वेश्चन नंबर 5 में भी 100 से 150 अल्फाज में आपको लिखना है। ठीक है, 20वीं सदी की दुनिया के माशरती तौर तरीके और समाजी रिश्तों के बदलाव पर नौ आबादियात ने किस तरह असर डाला? तफसीली तौर पर बयान कीजिए। ठीक है, और फिर है क्वेश्चन नंबर 5 का B, मुगल सल्तनत के जवाल की वजूहात पर रोशनी डालिए। तो पहले देख लेते हैं 5A, सबक नंबर 22। सबक नंबर 22 आपको मिलेगा बुक नंबर 2 में। ठीक है, बुक नंबर 2 में सबक नंबर 22। जी, यहां आपको एक पूरा टॉपिक मिलता है उसी हेडिंग से जो आपसे पूछा गया है। ये रहा, यही चीज पूछा गया है ना, 9 आबादियात, माशी तौर तरीके और समाजी रिश्ते। यही आपसे पूछा गया है 20वीं सदी की दुनिया के माशियाती तौर तरीके और समाजी रिश्तों के बदलाव पर 9 आबादियात ने किस तरह असर डाला। तो आप ये पूरा पैरा पढ़ेंगे और उसके बाद अपना जवाब लिखेंगे। ठीक है, एक पेज का पैराग्राफ है ये, 100 से 150 अल्फाज में आपको जवाब लिखना है। ठीक है, और अगर मैं एग्जैक्टली आपको बताऊं तो आप ये पैराग्राफ इसमें से ज़्यादा लिखेगा। 9 आबादी हुक्मरानों की कोशिश ये थी कि वो एशिया अफ्रीका को तरक्की याफ्ता टेक्नोलॉजी ना हासिल करने दें। ठीक है, इस तरह से जो माशी और समाजी रिश्ते हैं उस पर क्या क्या असर डाला, इन 2 पैराग्राफ से आप आसानी से निकाल सकते हैं इसका जवाब। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 5A। इसका जवाब आपको मिलता है लेसन नंबर 22 के अंदर, पेज नंबर कौन सा है? 117। ये आपका टॉपिक है 22.5, 9 आबादियात, माशी तौर तरीके और समाजी रिश्ते। ठीक है, आगे बढ़ें। मुगल सल्तनत के जवाल की वजूहात, ये फिर आपका जो मिडिवल पीरियड है, वस्ती दौर, उसमें से सवाल आ चुका है। मुगल सल्तनत क्यों खत्म हुई? इसका बहुत बड़ा जवाब हो सकता है, एग्जैक्टली आपको इसमें भी पढ़ना होगा, लेकिन चलिए चलते हैं। लेसन नंबर है इसका 15। मुगल सल्तनत जो खत्म हुई उसकी क्या वजह रही? मुगल सल्तनत के जवाल। ठीक है, बहुत बड़ा पैराग्राफ है, पहले इसे आप एक बार पढ़िएगा। आपको शॉर्ट में लिखना है 100 से 150 अल्फाज में। देखिए, पहले पस मंजर दिया गया है उसका पूरा, ये पूरी कहानी इन्होंने बताई है कि किस किस तरह से मुगल सल्तनत कमजोर हुई। ठीक है,
उसके बाद इसके रीज़न भी बताई हैं, दूसरे हुकूमतें उनका ज़ुहूर हुआ। तो इसको एक बार आप पढ़िएगा, पूरी हेडिंग इसकी ये वाली, तब आपको लिखने होंगे। और एग्जैक्टली मैं बताऊं तो वही किसी भी राजा के, किसी भी डायनेस्टी के जवाल की कुछ वजूहात होती हैं, कॉमन वजूहात होती हैं, वो आप तकरीबन ज़्यादातर राजाओं के बारे में लिख सकते हैं। कौन कौन सी वजूहात होती हैं? देखिए, आप हिस्ट्री जब उठाकर देखेंगे तो कुछ कॉमन वजूहात आपको मिलेंगी। ऐसे आप लिख सकते हैं। देखिए, मैं आपको सैंपल के तौर पर दिखाता हूं कि इसका जवाब आप किस तरह से लिख सकते हैं। मुगल सल्तनत के जवाल की वजूहात, निज़ामी कमज़ोरी, एक हेडिंग ये बना दिया आपने कि उनके निज़ाम में कमज़ोरी आ चुकी थी। ठीक है, एक रीज़न हो गया। दूसरा, रियासती फितने। ये तकरीबन ज़्यादातर जब आप सुल्तानों के बारे में लिखेंगे, आपसे किसी राज्य के बारे में पूछ लिया गया कि इस डायनेस्टी की या इनके जवाल की वजूहात बताइए, तो ज़्यादातर में आप इस तरह के कॉमन वजूहात लिख सकते हैं। जैसे रियासती फितने, भाई रियासत में फितने पैदा होंगे तभी तो जवाल आएगा। बैरूनी हमले, अक्सर राजाओं पे बैरूनी हमले हुए हैं। ठीक है, इक्तिसादी मसाइल आ चुके हैं। ठीक है, सियासी इंतशारात पैदा हो गए, आपस में ही जो परिवार के लोग हैं वही आपस में लड़ाइयाँ लड़ने लगते हैं, तो अंदर से रियासत कमज़ोर हो जाती है खुद ही, फिर बाहर से बैरूनी हमले होते हैं, उस वजह से कमज़ोर होती है, और इस वजह से फिर उस सल्तनत का जवाल आता है। तो एक बार आप ये हेडिंग पढ़िएगा पूरी इसकी, मुगल सल्तनत के जवाल। पूरा आपको एक टॉपिक दिया गया है, इसी पर पूरी डिटेल में है, आसानी से आप लिख सकते हैं इसको। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5B, लेसन नंबर 15, और पेज नंबर था ये 350 पहली बुक के अंदर। ठीक है, पूरा मुगल सल्तनत, उसका जवाल की वजूहात बताई गई हैं। जैसे बैरूनी हमले में देखें, अहमद शाह अब्दाली आया, 1707 में औरंगजेब की वफात हो गई, मतलब जो स्ट्रॉन्ग राजा थे उनकी वफात हो गई। उसके बाद जो दूसरे सुल्तान बने, दूसरे बादशाह बने, वो कमज़ोर थे उनके मुकाबले में। कुछ ऐसी पॉलिसी आई जिससे रियाया नाराज़ हो गई। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। जैसे जहांदर शाह बोला गया 1712-1713 कमज़ोर और गैर मुअस्सर हुक्मरान था, एक रीज़न यह आ गया। ठीक है, फर्रुख सियार, इनका भी कत्ल हो जाता है, वही रीज़न आते हैं, आपस में ही मार काट मच जाती है लास्ट में आकर, उसी वजह से फिर जवाल आता है सल्तनत पर। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये एक आपका प्रोजेक्ट वर्क है और 6 नंबर का होता है ये। इसमें भी 2 पॉइंट हैं, जो आपको बेहतर लगे वो कीजिए। इसमें भी आपको मुताला ही करना है, अलग से कुछ नहीं करना है, किताब का मुताला करना है। देखिए, पहला देख लेते हैं। हिंदुस्तान ने 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी के दौरान गुप्तों के जवाल के बाद वजूद में आई रियासतों में बरतरी के लिए कई लड़ाइयाँ देखी, ताहम इस मुद्दत ने सकाफत को बढ़ावा दिया। दर्ज झेल बातों को जहन में रखते हुए ताउन की एक फहरिस्त तैयार कीजिए। क्या बोल रहे हैं कि 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी के दौरान जो राजा थे उन्होंने सकाफत में अपना क्या ताउन किया। तो ऐसे 3 राजाओं के नाम लीजिए, उनका शाही खानदान लिखिए, किस खानदान से थे, किस मैदान में उन्होंने ताउन किया वो लिखिए, और क्या क्या चीज़ें बनाई, मतलब ताउन किस रूप में किया, कोई किताब लिखी, कोई तामीर करवाई, कोई मस्जिद, कोई मंदिर बनवाया। ठीक है, तो ये डिटेल्स आपको लिखनी है। सबक नंबर 8 आप देखेंगे, 3 राजा लेंगे, उनका ख़ानदान लिखेंगे, किस मैदान में उनकी स्पेशलिटी, और क्या क्या चीज़ें उन्होंने क्या काम करवाए वो लिखेंगे। सिर्फ एक टेबल आपको बनानी है, इसके अंदर 6 नंबर आपके पक्के। ठीक है, कोई समस्या इसमें? समस्या है, समझ नहीं आ रहा, लगाइए इन्हें, मदरसे को लगाइए। नहीं माइक में। चलिए, आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं किस तरह से आपको टेबल तैयार करनी है। ये देखिए, 750 से 1200 ईस्वी के बीच के राजा, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद टेबल। इस तरह से 4 राजा ले लिए हैं। राजा हर्षवर्धन कौन से खानदान से थे? राजपूत राजा थे। किस मैदान में ताउन है? मंदिर बनवाए इन्होंने। कौन कौन से मंदिर बनवाए? खजुराहो टेम्पल, कैलिशी की संस्कृत अदब टेम्पल बनवाए, और अदब में इनका ताउन था। दूसरा राजा ले लिया राजा चोलन के।
चोला राजा थे, इनकी किस मैदान में ताउन है, फ़नी तख्लीक की है इन्होंने, और जो किताबें इन्होंने लिखी हैं तमिल अदब में इन्होंने काम किया है वो हमने इस कॉलम में लिख दिया। इसी तरह से सुल्तान हर्षा गजनवी सल्तनत है, मंदिर बनवाए, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट आपके समझ में नहीं आ रहा तो दूसरा प्रोजेक्ट आप कीजिए 6 का बी पार्ट, वो आप ज़्यादा आसानी से कर पाएंगे। ये देखिए, तारीख को जैसा था वैसा ही समझने के लिए ज़राए इत्तलात को जानना ज़रूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट है ज़राए इत्तलात, वो ज़राए जिनके ज़रिए हम तारीख को जानते हैं वो सही होंगे तभी तो हम सही तारीख जान पाएंगे, ठीक है। इस प्रोजेक्ट को दर्जे झेल रहनुमा खुतूत के साथ तैयार कीजिए। यहाँ कुछ लाइंस लिखी गई हैं, इसके ज़रिए हमें अपना प्रोजेक्ट तैयार करना है। क्या करना है, अपने पसंदीदा हुक्मरान के बारे में 3 ज़राए इत्तलात पेश कीजिए। कोई एक हुक्मरान ले लीजिए हिस्ट्री से उठाकर, उसके बारे में 3 सोर्स आपको लिखने हैं कि इसके बारे में हिस्ट्री में आपको किन चीज़ों से पता चलता है। इस राजा के बारे में कोई ऐसी 3 चीज़ें लिखी जिनके बारे में, जिनसे आपको मालूमात हासिल होती है उस राजा के बारे में, ठीक है। दूसरा, उस मालूमात को आपने खुद आमोज़शी मवाद एसएलएम में शामिल किए जो आपके पास पहले से ही मौजूद है। इसके बारे में आप लिख सकते हैं जो भी आपके पास मौजूद है। जो एसएलएम है खुद आमोज़शी मवाद, वही किताबें वगैरह होती हैं, उसको आप शामिल कर सकते हैं। यह बात भी वाज़ेह कीजिए कि आपके ज़रिए किए गए इस काम ने इस हुक्मरान के बारे में ज़्यादा पढ़ने की दिलचस्पी बढ़ा दी है। क्या आप इस तरह के मुताला किसी दीगर हुक्मरान पर करना चाहेंगे, या आप बोल सकते हैं कि आप किस तरह से दिलचस्पी बढ़ाई है हिस्ट्री में, इस राजा को मैंने क्यों चुना, इसी राजा के बारे में क्यों लिखा, और इससे हिस्ट्री में कैसे दिलचस्पी बढ़ी, और इस जैसे दूसरे हुक्मरान का मुताला करना चाहिए या नहीं, ये आप बता सकते हैं। 2 सतरें लिखे कि आपने इस मखसूस रहनुमा हुक्मरान का इंतखाब ही क्यों किया। फिर 2 लाइन इसके बारे में लिखनी है कि यही राजा क्यों इसका इंतखाब आपने किया, इसी राजा का, ठीक है। तो किस तरह से जवाब लिखेंगे, चलिए दिखाते हैं आपको। ये किसी लेसन में नहीं मिलेगा, ये तो आपकी चॉइस है, किसी भी राजा के बारे में आप लिख सकते हैं जिसके बारे में आप ज़्यादा जानते हैं। बहरहाल यहाँ आप देखेंगे तो सैंपल के तौर पर मैंने यहाँ लिया है अलाउद्दीन खिलजी। इस तरह से एक बड़ी सी हेडिंग डालेंगे, इस राजा के बारे में लिखने वाले हैं आप, अलाउद्दीन खिलजी। पहली लाइन क्या थी कि 3 सोर्स बताइए जिनसे इस राजा के बारे में आपको मालूमात हासिल होती है। तो पहली हेडिंग वही, बिल्कुल वही पॉइंट टू पॉइंट हम चलेंगे, जो पॉइंट्स वहां पूछे थे उसी तरह से हम जवाब देंगे। पहला पॉइंट डाला, ज़राए पूछे थे, ज़राए लिखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी पर मालूमात के ज़राए, 3 ज़राए पूछे थे, 3। पहला है इब्तदाई ज़राए। इब्तदाई ज़राए में क्या लिखेंगे, ये तारीख फिरोज शाही किताब का नाम है। इस किताब के जरिए हमें इस राजा के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, सुल्तान के बारे में मालूमात हासिल होती है। किसकी लिखी हुई है, ज़ियाउद्दीन बरनी। ज़ियाउद्दीन बरनी ने किताब लिखी तारीख फिरोज शाही। ये एक मुआसिर तारीख़ी दस्तावेज़ है जो अलाउद्दीन खिलजी की हुकूमत की तफसील मालूमात फराहम करती है। वैसे ही इब्तदाई ज़राए हैं ये दोनों तीनों। फिर है आईन अकबरी, ये भी दूसरी किताब है, आईना अकबरी, अबुल फजल ने लिखी थी, बाद में लिखी गई, मगर ये अलाउद्दीन खिलजी की इंतजामी पॉलिसी और फौजी मुहिम्मात पर कीमती मालूमात फराहम करती है। वैसे ही खज़ाइनुल फुतूह अमीर खुसरो, ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी शायर की तहरीर है जो उनकी फतूहात और हुकूमत के बारे में पहली हाथ की मालूमात फराहम करती है। 3 किताबें बता दी एक इब्तदाई ज़राए के अंदर। फिर दूसरा सानवी ज़राए, सेकेंडरी सोर्सेज। तारीख़ हिंद अपनी ही तारीखदानों के बयान से सर H.M. एलियट और जॉन डॉसन, ये भी एक क्या है, आपको मुख्तलिफ फारसी तारीखों के तराजिम का एक मजमुआ है। अलग अलग जो उस वक्त में किताबें लिखी गई थी फारसी में, उसको इन्होंने ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में, जो अलाउद्दीन खिलजी की हुकूमत की तफसीली बयानात शामिल है इसके अंदर, ठीक है। एक किताब और है, H. सैयद ने लिखी है, M.H. सैयद ने। इस किताब का नाम है अलाउद्दीन खिलजी दहली के सुल्तान, जदीद तारीख़ी तज्ज़िया जो उनकी ज़िंदगी और कारनामों को जायज़ा फराहम करती है। फिर तीसरे नंबर पर आते हैं आसार कदीमा के शवाहिद, ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अलाई दरवाज़ा और
कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स, कभी आइए आप कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में कुतुब मीनार देखने, यहाँ आपको आसार कदीमा के शवाहिद मिलेंगे कि हाँ ये राजा थे, इन्होंने ये काम किए थे। ठीक है, यहाँ आपको कुतुब मीनार मिल जाएगी, अल्तमश का मकबरा मिल जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी का मदरसा मिल जाएगा, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, तो इनको बोलते हैं आसार कदीमा के शवाहिद। तो अलाई दरवाज़ा ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। दहली की तामीरात में अलाउद्दीन खिलजी के असरात का मादी सबूत फराहम करते हैं। अलाई दरवाज़ा जो था ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, और कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में जो मदरसे वगैरह हैं और जो कब्रिस्तान हैं वो भी बनवाए गए थे। तो ये 3 तरह के सोर्स बता दिए हमने, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, दूसरा खुद सीखने के मवाद में मालूमात का इजाफा, जिसको इसमें बोला गया था SLM। ठीक है, मज़कूरा बाला ज़राए को मौजूदा खुद सीखने के मवाद में शामिल करने से अलाउद्दीन खिलजी की हुकूमत की समझ में बेहतरी आएगी। ये ज़राए इनकी फ़ौजी हुकूमत अमली, इंतज़ामी इस्लाहात और सकाफती कारनामों का जामा जायज़ा फराहम करते हैं। इतनी लाइन आप लिख सकते हैं इसके अंदर। थर्ड पॉइंट है ज़ाती तासुर और मुस्तक़बिल का मुताला। ठीक है, अपने तासुरात इसमें आप अपने फीडबैक दे सकते हैं। और मंसूबे की जगह आप लिख सकते हैं या प्रोजेक्ट, उसमें भी आपके TMA में भी प्रोजेक्ट ही लिखा गया है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट पर काम करने से मेरी, इसी तरह से लिखेंगे अपनी जबान में इसे, इस प्रोजेक्ट पर काम करने से मेरी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मजीद पढ़ने की दिलचस्पी में नुमाया इजाफा हुआ है। इनकी इंतज़ामी पॉलिसियाँ, फ़ौजी काबिलियत और तामीराती कारनामे मेरी दिलचस्पी का बाइस बने हैं। मैं ज़रूर किसी और मशहूर हुक्मरान जैसे शेर शाह सूरी पर इसी तरह का मुताला करना चाहूँगा, जिन्होंने भी हिंदुस्तानी तारीख में नुमाया खिदमत अंजाम दी हैं। और लास्ट में क्या था कि ये बताइए कि इसी ख़ास हुक्मरान का इंतखाब क्यों किया। तो इस तरह से हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे क्यों किया आपने इसका इंतखाब। मैंने अलाउद्दीन खिलजी को उनके शानदार और इंतज़ामी निज़ाम कायम करने की सलाहियत की वजह से, इंतज़ामी निज़ाम, अलाउद्दीन खिलजी का जब आप मैनेजमेंट पढ़ेंगे, इंतज़ामी निज़ाम एंड एडमिनिस्ट्रेशन आप पढ़ेंगे इसके, और जो मार्केट पॉलिसी थी इसकी, बाजार पॉलिसी जो थी, आप जब पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी की, तो उस वक्त के सभी सुल्तान, जो दिल्ली सल्तनत के आप सुल्तान पढ़ते हैं, उनमें सबसे उम्दा इसका इंतज़ामी निज़ाम और मार्केट बाजार पॉलिसी जो थी वो सबसे ज़्यादा उम्दा थी। तो यही वजह आप लिख सकते हैं, इसकी वजह से मुंतखब किया जिसने मुस्तकबिल के सुल्तानतों की बुनियाद रखी। बाकी के जो इसके बाद जो सुल्तान आते हैं ना, यहाँ तक के मुग़ल सल्तनत, जो मुग़ल सुल्तान आए, मुग़ल बादशाह, वो भी इसी इंतज़ाम, जो निज़ाम अलाउद्दीन खिलजी ने कायम किया था, इसी निज़ाम को उन्होंने भी अपनाया था, मुग़ल बादशाहों ने भी। ठीक है, इनकी हुकूमत की खासियत फ़ौजी फतूहात और सकाफती तरक्यात के निशानात हैं, जो उन्हें कुरून वस्ता की हिंदुस्तानी तारीख में एक मरकज़ी शख्सियत बनाते हैं। ठीक है, काफ़ी है, इतना लिख सकते हैं आप। यह आपका छठा सवाल भी मुकम्मल हो चुका है, और इस तरह यहाँ आपका TMA मुकम्मल होता है।